आइए बच्चों, आज का टाइटल रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका। मैं फिजिकल केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका आपके साथ डिस्कस इस बेसिस पे कर सकता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पे एक फ़िज़िक्स टीचर हूँ, बट ऑफलाइन में केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और केमिस्ट्री लेकिन मैं सिर्फ स्कूल लेवल तक पढ़ाता हूँ, बोर्ड लेवल तक। बोर्ड लेवल से ऊपर का एक क्वेश्चन नहीं पता और बोर्ड लेवल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यूजुअली याद ही ना रहता हो। मैंने 2 बार नीट दिया, केमिस्ट्री का स्कोर बता रहा हूँ, 2023 में 2024 में दोनों बार 170 नंबर आए 180 में से। सारा पेपर करने जाओ तो सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, तो कोई बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता, एक यूनिट गलत पढ़ ली, कोई सिली मिस्टेक से गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ। तो इस बेसिस पे बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के जो 7 चैप्टर हैं उन पे होल्ड कैसे बनाया जाए। सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, एटॉमिक स्पीशीज के लिए गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का नंबर ऑफ मोल्स इनटू आप वो कर लेते हैं एवोगैड्रो नंबर। ऐसे ही मॉलिक्यूलर स्पीशीज के लिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी एलिमेंट के एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट फॉर्मूलाज, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में इतने से फॉर्मूले हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर पाएं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, बट जरूरी नहीं है कि आप सारे मोलैरिटी के क्वेश्चन ठीक से कर पाएं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर को मैं इस वीडियो में, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, पेशेंटली देखिएगा। हर चैप्टर में, किस चैप्टर में सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से काम हो जाएगा, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, इतना करने पे लकीर खींचनी है कि ये काम हो गया, इतना हो गया तो सब हो गया, ये कर लिया तो सब कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं करके जाना है। किस चैप्टर में एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, बाहर से भी आपको देखना है। किस चैप्टर के लिए डिटेल लेक्चर देखने, किस चैप्टर के लिए वन शॉट देखना है, किस चैप्टर को खुद ही लपेट देना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है मैंने एक एक चैप्टर वाइज इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी आसान है, स्कोरिंग है और बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ये 2025 में कितने क्वेश्चन आए हैं हर चैप्टर से वो मैंने बता दिया यहाँ पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 2, सॉल्यूशन से 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स। मैंने केमिकल बॉन्डिंग को यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर नहीं लिया है। केमिकल बॉन्डिंग मोर और लेस आप इनऑर्गेनिक का पार्ट बोल दीजिए, बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करता है, एमओ थ्योरी हो गई, तो वहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, मैं उसे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक दोनों के बीच का चैप्टर है वो। एनीवेज, तो सुनिए, 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप गिन लीजिए, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 क्वेश्चन का मतलब 45 में से 14, 1/3 पोर्शन हो गया केमिस्ट्री का और होना भी चाहिए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे भी 20 तो टोटल चैप्टर है, उसमें 7 चैप्टर तो क्लियरली 1/3 पोर्शन हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ये याद रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बट आपको इंश्योर करना है कि आपने हर टॉपिक के ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बजाय इसके कि आप मोलैरिटी और मोल कॉन्सेप्ट पे टूट पड़े। 200 क्वेश्चन हो गया, स्टोइशियोमेट्री आते आते आपने दम तोड़ दिया और स्टोइशियोमेट्री के 5 क्वेश्चन करे, फिर आपको लगा मैंने तो कर लिए 250 क्वेश्चन इस चैप्टर के, 250 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन सफिशिएंट है। दे दबदम मोल कॉन्सेप्ट चले जा रहा है, स्टोइशियोमेट्री आते आते टाइट फिश, है ना। तो याद रखिए, सिलेबस कंप्लीशन, हर चैप्टर के हर टॉपिक पे कमांड, भले ही उस टॉपिक के 10 क्वेश्चन किए हो ना किए हो हमने, 200 नहीं किए हो, ये बहुत आवश्यक है। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी करके एक डिफिकल्ट पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक इजी पेपर आया तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। इजी पेपर डिमांड करता है कि आपने हर टॉपिक को पढ़ रखा हो, हर टॉपिक की बेसिक ज्ञान हो, हर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चन आपने, एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कर रखे हो। आइए आपको अब मैं एक एक चैप्टर के हिसाब से, एक एक चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करता हूं, किसके लिए एनसीईआरटी, किसके लिए वन शॉट, किसके लिए डिटेल लेक्चर, कितने क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन करने हैं। आइए, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर आया था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसके लिए आप एनसीईआरटी करिए,
एनसीईआरटी बैक करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और साथ में आप टोटल 100 क्वेश्चन और कर लीजिए एमसीक्यूज। एनसीईआरटी बैक आपको करने हैं, सारे एनसीईआरटी बैक रेलेवेंट नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छी है इस चैप्टर की, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, बहुत सारे तो यूनिट कन्वर्जन वाले हैं। एनसीईआरटी में लास्ट के 4 क्वेश्चन अच्छे हैं, एक N2+3H2 gives 2NH3, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दे रखा है, मोलैलिटी निकालनी है ना, एक इस टाइप के क्वेश्चन है। मुश्किल से 15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक जो करने लायक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ 20-25 क्वेश्चन होंगे जो ठीक ठाक करने लायक है। उसके अलावा आपको 100 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। 100 क्वेश्चन में से आप इंश्योर करिए कि 40 से 50 क्वेश्चन कम से कम स्टोइशियोमेट्री के हों। 10 साल के जेई के पीवाईक्यूज लगभग 40 क्वेश्चन बैठेंगे। जेई में हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, एक साल में 4 पेपर होते हैं। 10 साल के पेपर किसी एक साल में बहुत सारे हुए थे, 10 साल के पेपर भी अगर आप उठाएंगे तो 40-50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बैठते, ठीक है। नीट के 10 साल के पीवाईक्यू उठाएंगे, 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बैठेंगे। हर एक साल में एक पेपर, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन ये है, 40 से 50 क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री के। आपके यहाँ पर टॉपिक क्या क्या होते हैं, बेसिक लॉज हो गई आपकी, है ना, आप जानते हैं वही अपनी केमिकल कॉम्बिनेशन की सारी लॉज क्या ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, एवरेज एटॉमिक मास, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, स्ट्रेंथ, मास परसेंट, काफी है एनसीईआरटी में ये टॉपिक काफी है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेंगे तो मोलालिटी ये सब सारा कवर हो जाता है। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत कम है, एक ही क्वेश्चन है Fe2O3 वाला, एक इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। तो इसके क्वेश्चन आपको थोड़े से बाहर से प्रैक्टिस करने चाहिए। आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये आप बाहर से थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाहर से प्रैक्टिस, है ना। और बाहर से प्रैक्टिस में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होता है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टल एक वेल्डिंग गैस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एसिटाइलिन, जिसमें पहले स्टोइशियोमेट्री लगाते हैं, स्टोइशियोमेट्री के बाद परसेंटेज निकालते हैं, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन ब्यूटायरिक एसिड का भी मिल जाएगा आपको मार्केट में, स्टोइशियोमेट्री से इंपेरिकल फॉर्मूला लगाते हैं, निकालते हैं। एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला निकालने वाला क्वेश्चन होता है, वो आपको आना चाहिए। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 8-10 क्वेश्चन बाहर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में बहुत कम मामला है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री एनसीईआरटी में बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है, नॉट इन डिटेल इन एनसीईआरटी। स्टोइशियोमेट्री वाला जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में काफ़ी कम है। एक क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का दिख जाता है, और उसको भी करने का जो तरीका है एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर वो बहुत लंबा है तरीका, गलत नहीं है, अच्छा है। एनसीईआरटी लिखने वाले लोग बड़े लोग हैं, वो 11th क्लास के बच्चों के लिए लिखी गई है। आज आप ड्रॉपर हैं, आप क्लास 12th के बाद ड्रॉप करके अगर पढ़ रहे हैं नीट के लिए, तो आपका ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू क्लास 11th बच्चा जो अभी आया है ना। सुनिए, तो याद रखिएगा स्टोइशियोमेट्री के अंदर बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। मास से मास निकालना, है ना, भैया अगर 2 ग्राम मीथेन का कंबशन करें तो कितना CO2 निकलेगा। मास से वॉल्यूम निकालना, 2 ग्राम मीथेन का कंबशन करें तो CO2 की कितनी वॉल्यूम निकलेगी STP पे। वॉल्यूम से वॉल्यूम, 16 लीटर मीथेन के कंबशन से कितने लीटर CO2 निकलेगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम। परसेंटेज प्योरिटी वाले सवाल होते हैं कि हमने 10 ग्राम H2SO4 लिया, उसके अंदर 7 ग्राम मार्बल का टुकड़ा डाल दिया, बबल निकले कोई गैस के, खटाखट बिल्कुल जब शांत हो गया तो हमने मार्बल निकाला तो 2 ग्राम मार्बल अभी भी बचा हुआ था। तो बताइए जो H2SO4 था उसकी क्या प्योरिटी थी, क्योंकि H2SO4 जो प्योर होगा उतना ही मार्बल से रिएक्ट करेगा, जो उसके अंदर की इंप्योरिटी होगी वो मार्बल से रिएक्ट नहीं करेगी। तो वहां से आपको निकालना पड़ता है कि एक्चुअली स्टोइशियोमेट्री बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कितना प्योर H2SO4 प्रेजेंट है। जब प्योर H2SO4 आपको प्रेजेंट पता लग जाए अपॉन इम्प्योर टोटल 10 ग्राम था इंटू 100, परसेंटेज प्योरिटी के सवाल स्टोइशियोमेट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के एक सवाल होते हैं, ठीक है। एक 1995 IIT का क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के मिक्सचर को, आपने 5 ग्राम के मिक्सचर को हीट किया और मान लीजिए कि रेजिड्यू सिर्फ 24% बच गया या 24% लॉस हो गया, बताइए कितना लेड नाइट्रेट कितना सोडियम नाइट्रेट। तो ये तो खैर तगड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, कि लेड नाइट्रेट से PbO, NO2, O2 किस किस में टूटेगा, हीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट आपको याद रखना पड़ेगा, वो एडवांस का क्वेश्चन है। फिलहाल नीट के लिए क्या आ सकता है कि आपने 1 ग्राम मिक्सचर लिया कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और उसे हीट किया, जब तक कि गैस निकलती रही तब तक हीट करते रहे, और जब आपने हीट कर लिया तो रेजिड्यू का मास सिर्फ 0.34 ग्राम रह गया। तो अब आप बताइए कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट और कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट था, है ना, स्टोइशियोमेट्री के सवाल। लिमिटिंग रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट होता है ना। लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवाल का जो एनसीईआरटी में सोल्यूशन है वो थोड़ा लंबा है, सिंपली निकल आता है। एक रिएक्टेंट से इतना प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरे से देखा इतना बन रहा है, जिस रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट बनता है इसका मतलब वो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री इन सॉल्यूशंस भी होता है इसमें,
है ना। सॉल्यूशंस के अंदर स्टोइशियोमेट्री मतलब आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे देंगे। मान लीजिए आपको लेट से दे दिया कि HCl और NaOH रिएक्ट कर रहा है और नमक और पानी बना रहा है, और बोल दिया कि HCl और NaOH जो है वो हमने पानी में घोला हुआ है, उनका सॉल्यूशन है, तो वहाँ से मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करके नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, उसके बाद स्टोइशियोमेट्री लगेगा, है ना बच्चों। तो आपको ये स्टोइशियोमेट्री की सारी वैरायटी पता होनी चाहिए। अब मेरी बात ये है कि जो ABCD पार्ट है आपके, ये A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, ये आपके NCERT और NCERT एग्जाम्पलर से काम बन जाएगा, इतना भी कर लेंगे सफिशिएंट है। ई पार्ट जो आपका आता है स्टोइशियोमेट्री, ये बाहर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन, इंपेरिकल फॉर्मूला के भी 5-7 क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। आप बड़ा चैप्टर है, काफी सारी चीजें हैं। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स कर ली है, आपको पहले से मॉडर्न फिजिक्स आती है, डुअल नेचर एटम न्यूक्लियाई आता है, तो फिर आपको वन शॉट लेक्चर देखना है और साथ में एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, काफी है। इसकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काफ़ी है आपके लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको बाहर की चीज़ें और करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक बारीकी, नंबर ऑफ नोड्स, स्फेरिकल नोड्स, नॉन स्फेरिकल नोड्स, जेड इफेक्टिव, सब दे रखा है आपको एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी ने छुटकू मुटकू चीज़ें छोड़ दी हैं तो फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने पकड़ ली हैं वो चीज़ें, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोर मॉडल ऑफ एटम वाला जो टॉपिक है उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, मॉडर्न फिजिक्स से भी आ जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth बोर ऑर्बिट में घूमने की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम किन किन बातों पर डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स भी यूज हो जाएगी। बाकी सब आप जानते ही हैं, नेचर ऑफ लाइट, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्रिश्चियन हाइगेन्स, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर के अंदर आप बहुत पढ़ लेते हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्वांटम नंबर्स इंपॉर्टेंट होता है, नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स वगैरह निकालना इंपॉर्टेंट होता है, बट इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, बाहर से कहीं दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं, तो आप 10 साल के PYQ कर लीजिए जेई के और 10 साल के नीट के, ये मैक्सिमम दोनों मिला के 80 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इतना बड़ा चैप्टर 80 MCQ पे काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको लकीर खींचनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको लकीर खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो फिर ये चलता रहेगा, ये पंचवर्षीय योजना बन जाएगी। फिर आप 5.0, 7.0, 11.0, 10.0, 20.0 कोर्स खरीदते रहिएगा। रिडॉक्स एक इजी चैप्टर है। रिडॉक्स में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है बस। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर के सारे एक्सेप्शंस एनसीईआरटी बैक में भी हैं, एनसीईआरटी के पेजेस में भी हैं, K3CrO8 वाला है ना, बहुत सारे हैं, कैरोज एसिड, मार्शल्स एसिड, CrO5, K3CrO8, I3-, ये कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, Fe3O4, CH3COH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे तोड़ा जाए, तो ये 10-15 एक्सेप्शन है, Pb3O4 है ना, ये आपके 10-15 एक्सेप्शंस हैं। वो सारे एक्सेप्शंस आपको एक ऑर्गेनाइज एक शीट पे लिख लीजिएगा। आपको एक्सेप्शंस जरूर याद होने चाहिए, एक्सेप्शंस याद नहीं तो फंस जाएंगे आप, क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन का क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आएगा तो सिर्फ आपको जो है वो एक्सेप्शन का ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, आप वन शॉट से लपेट सकते हैं। बैलेंसिंग करना वन शॉट से देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सफिशिएंट है रिडॉक्स के लिए। आपको बस बैलेंसिंग आनी चाहिए और सारे एक्सेप्शंस आने चाहिए, इसके अलावा रिडॉक्स में कुछ नहीं है। हाँ, अगर टाइट्रेशन का क्वेश्चन आप देखिए PYQ में आया है तो इसके लिए आपको एक डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। टाइट्रेशन थोड़ा पेचीदा होता है, अलग अलग तरह की टाइट्रेशंस होती हैं, ये पेचीदा होता है। हालांकि मैंने देखा नहीं है हाल ही में क्वेश्चन नीट में टाइट्रेशन पे, बट स्टिल अगर आता है, सिलेबस में लिखा है तो ये आप कर सकते हैं डिटेल लेक्चर से। उसके बाद आप रिडॉक्स पे यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। रिडॉक्स के साथ अब आपका आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने आपको ये बताया है बच्चों, यहाँ पर ना पहले पेज पे चीज़ बतानी, देखिए मैं भूल गया हूँ कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करते हैं तो उसके साथ में सॉल्यूशंस कर लीजिए, बिल्कुल भाई चैप्टर है, काम बन जाएगा, ठीक है। रिडॉक्स करते हैं तो रिडॉक्स के साथ इलेक्ट्रोकेम कर लीजिए, बिल्कुल भाई चैप्टर है। कहने रिडॉक्स तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में यूं ही हो जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद ये तो चलिए सेपरेट चैप्टर्स आ गए। अब वापस आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पर बच्चों कहानी है हमारी अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी में सफिशिएंट नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत एनसीईआरटी ने अपने हिसाब से दिया है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उतना बढ़िया नहीं लगता है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल, एक तरफ कॉपर सल्फेट लिया में डिप करा हुआ कॉपर, दूसरी तरफ भी कॉपर सल्फेट ही है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो भी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो सकता है ना। या फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मान लीजिए हमने
लेट से एक्वस NaCl लिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो pH ऑफ द सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपको रूल पता होना चाहिए कि भाई एक्वा सोडियम इज नेवर ऑब्टेन्ड एट कैथोड, उस केस में पानी का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन आयंस निकलते जाएंगे तो pH बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन का, है ना। या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कि अगर आपने लेट से सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया, एक्वा सोडियम सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो एनोड पे सल्फेट नहीं मिल सकता क्योंकि सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, पानी का ऑक्सीडेशन होगा, O2 गैस इवॉल्व होगी। तो बताइए 2 फैराडे चार्ज करने के पास करने के बाद में कितना वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व होगा? बहुत चीज़ें हैं ना। आप आरपी याद करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स, कल को क्वेश्चन में ओपी दे दिया जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो आखिरी में हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो आपके वो लेक्लैंज सेल, डैनियल सेल, उसमें भी कहीं बारीकी आ सकती है। तो उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक खतरनाक चैप्टर है, इसके लिए आपको डिटेल लेक्चर, खतरनाक मतलब वैसे इंटरेस्टिंग और प्यारा चैप्टर है, बट आपको उसके डिटेल लेक्चर देखेंगे तो फायदे में रहेंगे, नुकसान नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि एनसीईआरटी में सिर्फ M=ZIT के अंदर Z इज E/F बोला है, इक्विवेलेंट मास बाय फैराडेज कांस्टेंट, सही बात है। इक्विवेलेंट मास एनसीईआरटी ने तो सिर्फ मेटल आयंस का ही लिया हुआ है, ना एसिड्स का, ना बेसिस का, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ना रिड्यूसिंग एजेंट का, तो यहाँ कुछ डिस्कशन नहीं हुआ हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं, इसके लिए आप डिटेल लेक्चर देखेंगे तो फायदे में रहेंगे, ठीक है। और डिटेल लेक्चर के साथ साथ आपको इसके 200 क्वेश्चन करने हैं, उन 200 में से 100 क्वेश्चन जेई मेन और नीट के PYQs होने चाहिए 10 ईयर के, ठीक है। 200 में से, है ना, टोटल 200 कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा चैप्टर है, इसमें मुझे रिस्की लगता है कि कुछ भी आ सकता है ना। इनफैक्ट मैंने, आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइंट है मेरे, तो आप देखिएगा मैंने 6 मिनट में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का समरी बोल दी थी, ऑडियो पूरी 6 मिनट में पूरा चैप्टर, ठीक है। सॉल्यूशंस चैप्टर इजी है। सॉल्यूशंस चैप्टर में आपको वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी बैक करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है, नीट PYQ करना है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको करना ही नहीं है इससे ज़्यादा। भले ही अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट PYQ करेंगे तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 50, 60, 70 MCQ कर लीजिए, सफिशिएंट है। ये चैप्टर उससे ज़्यादा डिजर्व ही नहीं करता है। क्या है इसमें? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहले, है ना, सॉलिड सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, वो पूरे 7-8 टाइप हो गए। उसके बाद क्या, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन आपने कर ही लिया सारा, PPM। उसके बाद हेनरीज लॉ में वही गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, स्कूबा डाइवर्स, है ना, स्कूबा डाइवर्स आ गया, कोल्ड ड्रिंक आ गया, और वो एनॉक्सिया, है ना, बेंड्स स्कूबा डाइवर वाला ही है, ठीक है। उसके बाद राउल्स लॉ आ जाता है कि लिक्विड मिक्स किया गया। उसके बाद वो आ जाता है कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट में मिक्स करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों में से ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट है क्योंकि मोलर मास निकालने के लिए, क्योंकि इसे मोलैरिटी यूज़ करता है, रूम टेम्परेचर पे हो सकता है यूज़, फेयरली हाई वैल्यू है, लो कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी। फिर बस एक बात आ जाती है कि अगर सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट भी होता है तो एक करेक्शन फैक्टर, वैन टॉप फैक्टर आता है। एनसीईआरटी बैक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मोर देन सफिशिएंट है। नीट के PYQ कर लीजिएगा, नो नीड टू डू मोर देन दिस, इससे ज़्यादा आपको करने की इसकी ज़रूरत नहीं है ना। ये चैप्टर इससे ज़्यादा मेहनत डिजर्व नहीं करता। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में आप वन शॉट देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, बस फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के अंदर 5-6 ग्राफ्स होते हैं कि R0 वर्सेस टाइम क्या होगा, ln R वर्सेस T क्या होगा, log R0 वर्सेस T क्या होगा, log R वर्सेस T क्या होगा, ln R0 बाय R वर्सेस T क्या होगा, log R0 बाय R वर्सेस T क्या होगा। 4-5 ग्राफ्स होते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस CBSE बोर्ड के अंदर भी आए हैं पिछले साल, पिछले साल 2 साल पहले। और अगर नीट में आ जाता है तो थोड़ा ग्राफ इंटरप्रेट करने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो थोड़ा से ग्राफ्स का ध्यान रख लीजिएगा, है ना। इसमें एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो E⁻−EA/RT होता है, आपको ये सब चीज़ें बारीकी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी बैक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सफिशिएंट है। एक बार ना इसमें उसके साथ में आप 10 साल के जेई के PYQs, 10 साल के नीट के PYQs कर लीजिए। नीट के PYQs में कुछ नया है नहीं, जेई के PYQs में ना एक बार आ चुका है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। हालांकि अगर आप ठीक ठाक वन शॉट लेक्चर करते हैं कहीं से तो वहाँ भी मिल जाएगा। अगर आप कभी भी किसी भी चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देखते हैं तो साथ में एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिए, सफिशिएंट है। वन शॉट लेक्चर आपको एक बार को बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर दे देगा, और उसके बाद एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत प्यारी है, पढ़ने से सब समझ आ जाता है ना। फिजिक्स की एनसीईआरटी बड़े लोगों ने लिखी हुई है तो उसके लिए आपको बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन से समझना पड़ता है चीज़ों को। उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट में लिखा है, तो कई बार बच्चे उसे इंटरप्रेट नहीं कर पाते, है ना। थर्मोडी एक अच्छा चैप्टर है, आपको इसके लिए डिटेल लेक्चर देखने हैं। आपको जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं उसके डिटेल लेक्चर देखने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी थर्मोडायनेमिक्स की सफिशिएंट नहीं है,
सफिशिएंट नहीं है एनसीईआरटी थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंसर भले ही आपको आता है, आप कई बार तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे, भाई क्या पूछ क्या रहा है ये, है ना। एक क्वेश्चन दे रखा है पूरा मस्त रिएक्शन लिख दिया, कह रहे हैं इस रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, बताइए स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब लोगों को लगता है अरे एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो ये कैसे स्पॉन्टेनियस हो गया। तो होता क्या है कि ये कब बोला कि सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होनी चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर जो इस दौरान जो हीट रिलीज हुई है एब्जॉर्ब हुई है वो सराउंडिंग को मिली, तो एंट्रोपी चेंज सिस्टम का भले ही नेगेटिव है, एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का भी निकालो, सराउंडिंग को कितनी हीट मिली जो सिस्टम ने रिलीज करी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, फिर टोटल निकालो, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, वो पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने देखा कि क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं, अटपटे होते हैं, पूछने का अंदाज गंदा होता है, लिख दिया है ना, चार चीजें लिख दी है, नीचे फॉर्मेशन लिख दिया, एफ लगा दिया, एक में वीएपी लिख दिया, एक में एटमाइजेशन लिख दिया। अब आपको सारा डेटा अच्छे से रीड करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एनसीईआरटी यहाँ पर अपना सारा का सारा काम नहीं कर पाएगी। थर्मोडायनेमिक्स के डिटेल लेक्चर देख के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाए, अच्छा रहेगा। जेई मेन नहीं भी करते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स वगैरह चैप्टर में जेई मेन्स के अंदर लेवल थोड़ा ज़्यादा चला जाता है कई बार। तो आप कोई भी एमसीक्यू बुक उठा लीजिए, कोई भी ऐप उठा लीजिए, नीट के पीवाईक्यू कर लीजिए, 200 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होंगे। थर्मोडायनेमिक्स रिस्की चैप्टर है, मतलब जैसे बोल दिया गैस हैविंग इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर एंड प्रेशर 6 atm एक्सपैंड्स अगेंस्ट वैक्यूम टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ लेट्स से 10 लीटर, व्हाट इज द वर्क डन। तो कह रहे हैं जी वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपैंड करा तो वैक्यूम का ना प्रेशर 0 है, तो ऐसा है कि वर्क डन 0 होगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं -P डेल्टा वी। अब याद रखो ना कि P एक्सटर्नल लेना होता है इसमें। तो थर्मोडायनेमिक्स में कलेश है, आप मेरी बात मानिए, है ना। तो इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है कई बार थर्मोडायनेमिक्स में कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, लास्ट आ गया हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अच्छा खासा चैप्टर है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा है, बट मैंने नीट के पीवाईक्यूज में पर्सनली कोई इक्विलिब्रियम को बहुत मुश्किल नहीं पाया, कभी भी नहीं पाया बहुत मुश्किल, है ना। आपके पास एक 1 शॉट लेक्चर होना चाहिए, आप एक 1 शॉट उठाइए, क्योंकि वैसे तो इक्विलिब्रियम चैप्टर कोई पढ़ाने पे आएगा डिटेल तो 30 घंटे का लेक्चर होगा, 25 घंटे का, तो 30 घंटे 25 घंटे का लेक्चर देखने का समय नहीं है। 1 शॉट लेक्चर उठाइए, एनसीईआरटी रीड करिए, सारे एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन कर लीजिए, सारे एनसीईआरटी बैक, एग्जाम्पलर की भी जरूरत नहीं है भाई साहब। 60-70 के आसपास एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन हैं, मैंने अभी क्लास 11th को पढ़ाया, लाजवाब क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, हर चीज़ है, हर चीज़ उसमें कवर्ड है ना, कि आप हर चीज़, मतलब हर चीज़, हर तरह के क्वेश्चन कवर्ड है, हर तरह के। नीट के पीवाईक्यूज कर लीजिए, इसमें आपको जेई के पीवाईक्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको जेई के पीवाईक्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का लेवल जेई में जाकर के काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया कि फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है। किसी चैप्टर में आप डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स आपको डिटेल लेक्चर मांगता है, इक्विलिब्रियम सिर्फ मैथ्स बेस्ड है, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन लॉग टेबल के साथ में अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। आपको एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखा देंगे, जेई मेंस के लिए भी सफिशिएंट मानता हूं मैं उसे, है ना, अभी के जेई मेंस का जो लेवल आता है पेपर का, है ना। हर चैप्टर है अलग अलग, किसी चैप्टर में 1 शॉट देखना है, किसी में डिटेल लेक्चर देखना है, आपको ऑब्वियसली फॉर्मूला शीट बनानी है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जाएंगे, बस फॉर्मूला पुट करना, आंसर आना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही टॉपिक पे बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन, आपको हर क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये आपको आना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में चैप्टर के लिखे हो तो ये टॉपिक है, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, लेट से आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर के प्रैक्टिस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई जैसे मैंने लिख के दिया ना आपको, देखिए कि ये रहा, देखिए चैप्टर, इसके ये टॉपिक्स हैं और इसके मैंने इतने क्वेश्चन करे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू के चैप्टर के टॉपिक इतने सारे लगा लिए, स्टोइशियोमेट्री तक आते आते कुछ नहीं किया। आई होप बच्चों आप समझ गए, एक प्रॉपर बैलेंस, कुछ चैप्टर की डिटेल लेक्चर, कुछ चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर, कुछ 1 शॉट के साथ एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी बैग जरूर करने हैं। केमिस्ट्री में मेरे दोनों बार 170 इस प्रकार आ पाए हैं, क्योंकि मैं थॉरली क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन विद एग्जाम्पल जानता हूँ, एक टॉपिक जानता हूँ क्या क्या है, और मैं आज भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से डेविएटेड पेपर केमिस्ट्री में नहीं आ सकता। इट इज़ अ फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट,
ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा इधर उधर न्यूमेरिकल किया रास्ता, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी के बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पकड़ कैसे बनाई जाए कम समय में, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 25-25 घंटे के लेक्चर देख करके उस एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करना मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों।